Hello students, so we are discussing the solutions of financial reporting September 2025 in this lecture. So first of all we are starting question number 1. So this question is related to consolidated financial statements in AS 110. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन में जो डिविडेंड पे किया है सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को, उसके डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हैं। तो स्टेटिंग मटीरियल में हम एक डिफरेंट अप्रोच फॉलो करके हैं, डिविडेंड को हमेशा में एज्यूम करके हैं रेवेन्यू आइटम। बट आप देखेंगे कि जो सजेस्टेड आंसर्स हैं जो पीछे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं लाइक नवंबर 2023 में एंड मई 2024 में, तो उसमें एग्जामिनर ने डिफरेंट अप्रोच ही फॉलो की है डिविडेंड की। तो मैं वही अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ जो हमारे स्टडी मटीरियल में मेंशन की गई है एज पर इंड AS 110। तो स्टार्ट करके हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको जैसा मेंशन किया है कि जो जज लिमिटेड है उसने आर लिमिटेड के 1 अप्रैल 2024 को 12 लाख शेयर्स एक्वायर किए हैं। आउट ऑफ टोटल शेयर्स हैं 30 लाख, सो दिस इज 40% शेयर। देन फर्दर जज लिमिटेड ने आर के फर्दर शेयर एक्वायर किए हैं 1 जनवरी 2025 को एंड दिस इज 13.5 लाख आउट ऑफ 30, सो इट बिकम्स 45%. So it means we can say that the date of acquisition of control of R Limited by Jet Limited is 1st January 2025. When Jet Limited acquired more than 50% share in R Limited or stake in R Limited. तो 40 + 45% आपका पहली जनवरी को मिल रहा है 85% की स्टेक। So get the stake in R is total 40 + 45 85%. एक में जो बैलेंस रहेगा वो आपका मानेगा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट विच इज कॉल्ड NCI 15%, 100 - 85%। तो हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले व्हाट इज द करंट ईयर रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ आर लिमिटेड फॉर द ईयर 2024 to 25 रुपीज़ आपके चल रहे हैं लैक्स में। उसके लिए हमने एक रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट बनाया है। ओपनिंग बैलेंस आपको मेंशन किया है बाय बैलेंस बिटवीन 45 लैक्स। फिर आपने इक्विटी डिविडेंड पे किया है कंपनी ने 300 के ऊपर 12% 36, क्लोजिंग बैलेंस है रिटेन अर्निंग्स का 150, टोटल 186 माइनस 45 बैलेंस ही 141 है जो प्रॉफिट फॉर करंट ईयर है। उसको हमने टाइम रेशो में डिवाइड करना है। टाइम रेशो देखो आपकी बन रही है 9 मंथ्स रेशो 3 मंथ्स से। अब हम शो कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी मीन्स नेट एसेट्स ऑफ आर लिमिटेड फॉर द ईयर 2024 to 25 रुपीज़ लैक्स में चल रहे हैं। पहले हम शो कर रहे हैं इक्विटी एज ऑन 1 जनवरी 2025। इक्विटी में आता है शेयर कैपिटल प्लस कैपिटल प्रॉफिट्स। फिर हम शो कर रहे हैं रेवेन्यू प्रॉफिट विच इज फ्रॉम जनवरी टू मार्च। जनवरी है आपकी 1 जनवरी जब जज ने कंट्रोल एक्वायर कर लिया है आर का। तो सबसे पहले आपके पास है बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2024 में शेयर कैपिटल है 300 लैक्स रुपीज़ लैक्स में है। जनरल रिजर्व आपका 30 लैक्स, रिटेन अर्निंग्स हैं 45 लैक्स। फिर आपने करंट ईयर की जो अर्निंग्स हैं उसको आपने अपोर्शन करना है टाइम रेशो में। उसमें एक तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो रहा है 45, रेशो बन जाएगी 3:1, सो अमाउंट एक 33.75 एंड 11.75। फिर आपकी रिटेन अर्निंग्स हैं जो हमने कैलकुलेट किया 141, रेशो सेम है 3:1 में 105.75 एंड 35.25। देन इक्विटी डिविडेंड हमने पे कर लिया। ये मैंने यूज किया है इट इज आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स जो हमारी अप्रोच फॉलो होती है स्टडी मटीरियल में। तो हमने रेवेन्यू प्रॉफिट में से माइनस कर दिया 36 लाख का डिविडेंड। फिर आपका रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा है मशीनरी में 15 लाख का, और उसके ऊपर आप पर ये रिवैल्यूएशन हो रही है इसमें 1 अक्टूबर को। आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन कंट्रोल है 1 जनवरी। तो इतनी अक्टूबर से लेके आपका 1 जनवरी के 3 मंथ्स बन जाएंगे। आपको डेप्रिसिएशन में सेविंग होगी 15 के ऊपर 5%, तो 5% मैंने ली है 6 महीने की। तो इनको कर दीजिए आप 1:1 मीन्स 3 मंथ्स आपके बन जाएंगे। अब ये आपके अक्टूबर से 1 जनवरी तक, उसके बाद जनवरी से मार्च तक, तो जिस रेशो 1:1 जिस 0.375 एंड 0.375। सो नाउ वी गेट टोटल इक्विटी ऑन 1 जनवरी 2025। शेयर कैपिटल है 300 प्लस ये जो कैपिटल प्रॉफिट्स हैं 199.875, टोटली 499.875 और टोटल रेवेन्यू प्रॉफिट्स हैं आपके 10.875। तो रेवेन्यू प्रॉफिट्स को आप डिवाइड कर लीजिए। जेट का कितना शेयर है 85%, NCI का शेयर है 50%। सो 10.875 का 85% है 9.24375 एंड 15% है 1.63125।
तो थर्ड मैंने शो किया है एडजस्टमेंट कैसे करनी है आपने। एंट्रीज इन बुक्स ऑफ में कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं रुपी लैक्स में कर रहे हैं। तो आपकी एक म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट है प्रेफरेंस शेयर में, तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लाइबिलिटी कैंसिल हो जाएगी आर लिमिटेड की 22.50 ये आपकी फेस वैल्यू है। तो इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर लीजिए 54 की डिफरेंस जो आएगा वो आपका कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स में डेबिट हो जाएगा 31.50। फिर आपके बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल की म्यूचुअल ओइंग्स हैं। बिल्स पेबल आपने कैंसिल करने हैं आर के 4 और बिल्स रिसीवेबल हैं जेड के 3। जो डिस्काउंट हो गए हैं वो एलिमिनेट हम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट लेटेस्ट कैलकुलेट वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट विच इज कॉल्ड NCI रुपीज लैक्स में चल रहे हैं आपके। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट NCI एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन विच इज 5 जनवरी 2025 एट टू फेयर वैल्यू। तो टोटल शेयर देखो आपके पास 30 लैक्स हैं, उसमें NCI के पास है 15%, फेयर प्राइस आपको पर शेयर की है 14, तो दिस वैल्यू है 63 लैक्स। फिर आपने इसमें ऐड करना है शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट्स जिसे 1.6125 ये बन जाएगी आपकी NCI एज ऑन 31 मार्च फॉर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पर्पज जिसे 64.63125। देन वी हैव टू कैलकुलेट बची बार्गेन परचेज गेन। तो आपको मेंशन किया है नेट एसेट्स या इक्विटी ऑफ आर लिमिटेड ऑन 5 जनवरी जो भी हमने स्टेटमेंट बनाई थी डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटी की, उसमें हमने कैलकुलेट की थी 499.875 एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। इसमें से लेस कीजिए आप कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो आपने पहले 40% शेयर एक्वायर किए हैं, अगेन 45%, उसकी कॉस्ट है 144 प्लस 155.25 टोटल एज 299.250 और लेस कर लीजिए NCI एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन 5 जनवरी 2025, इसकी वैल्यू है 63 लैक्स। बैलेंस आ गया आपका बार्गेन परचेज गेन विच इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट किया है कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स ऑन 31 मार्च। उसके लिए पहले रिटेन अर्निंग्स हैं जेड लिमिटेड की 195, उसमें से माइनस कर लीजिए अब लॉस ऑन म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट्स इन प्रेफरेंस शेयर, वो लॉस हो रहा था हमारा 31.50 का, और अब ऐड कर लीजिए शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट्स ऑफ आर लिमिटेड। जेड का जो शेयर है रेवेन्यू प्रॉफिट्स में 9.24375 जो हमने शो किया था स्टेटमेंट को डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटी में, टोटल आ गई आपकी 172.74375 लैक्स। अब आप प्रिपेयर कर सकते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को जेड लिमिटेड एंड आर लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2025 रुपीज आपके लैक्स में है। तो पहले हम शो कर रहे हैं एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मशीनरी है, दोनों की कंबाइन करके 210 प्लस 135, फिर इसमें रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा है माइनस हो जाएगा और डेप्रिसिएशन की सेविंग हो रही है 0.75 की, टोटल आ गई 330.75। फर्नीचर है, दोनों कंपनी से ऐड हो जाएगा 240 प्लस 113 353। देन वी हैव इनटेंजिबल एसेट गुडविल दोनों की ऐड हो जाएगी 75 प्लस 45 120। इन्वेस्टमेंट्स हैं फिर आपकी टोटल आपकी देखो जो है जेड की 375 माइनस कर लीजिए आप इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर जिसे 54 माइनस इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी 299.25 प्लस जो इन्वेस्टमेंट्स हैं आर लिमिटेड की 68 टोटल रहेगा बैलेंस 89.75। फिर आपकी करंट एसेट्स हैं इन्वेंट्री 75 प्लस 75 150, डेटर्स हैं 106 प्लस 120 226, बिल रिसीवेबल आपके म्यूचुअल ओइंग्स में एलिमिनेट हो जाएंगे 4 माइनस 4 नील। देन वी हैव कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 85 प्लस 135 220। सो टोटल एसेट्स वी गेट 1489.50 रुपी आपकी हैं लैक्स में। देन वी हैव इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें पहले इक्विटी आती है, इक्विटी शेयर्स और रुपी 600 लैक्स से हैं। 10% प्रेफरेंस शेयर्स हैं 120 प्लस 60 माइनस जो म्यूचुअल ओइंग्स हैं हमारी म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट 22.50 एक फेस वैल्यू, बैलेंस है 157.50। फिर आपके जनरल रिजर्व्स हैं जेड लिमिटेड के 120, रिटेन अर्निंग्स हमने कैलकुलेट किए हैं कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स 172.74375, यानी कि कैपिटल रिजर्व जो आपने कैलकुलेट किया है बार्गेन परचेज गेन 137.625, यानी कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट क्लोजिंग रेट पे 64.63125। So then we have current liability, बैंक ओवरड्राफ्ट 45 प्लस 30 दोनों का कंबाइन 75, देन संग्री क्रेडिटर 90 प्लस 69 159, बिल्स पेबल में कुछ म्यूचुअल ओइंग्स हैं 7 माइनस 4 रिमेनिंग 3, सो टोटल लिक्विड लायबिलिटी से 1489.50। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 A part। So in this question data given is
Galaxy Limited has issued on 1st April 2021 8% convertible debentures of rupees 15 lakhs. These are redeemable after 5 years on 31st March 2026 at the rate of 100 or these are convertible into equity at the rate of 105. It means these are convertible debentures and on 1st April 21 market rate of interest for non-convertible debenture is 12%. Further, company can repurchase these debentures on 1st April 2024 at a fair price of 15,75,000. So we have to determine number one, what is accounting entry on 1st April 21 at the time of issue of convertible debenture and how much is interest expense for different time periods and what is accounting entry at the time of repurchase of convertible debentures on 1st April 2024. तो स्टार्ट करते हैं नंबर वन अकाउंटिंग एंट्री फॉर कन्वर्टिबल्स ऑन 1st April 21। तो पहले आपको कैलकुलेट करना है हाउ मच इज लाइबिलिटी कंपोनेंट एंड हाउ मच इज इक्विटी कंपोनेंट। सो अवर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेएबल डिस्काउंटेड एट करंट मार्केट रेट विच इज 12%। तो अब देखिए इंटरेस्ट है आपका 15 लाख के ऊपर 8% 1,20,000 और ये बन जाएगी आपकी एनपी फॉर 5 ईयर्स। उसके लिए हमने लिया है पीवी फैक्टर एट 12% फॉर 5 ईयर 3.605 प्लस रिडेम्पशन वैल्यू है आपकी 15 लाख 100 रुपीज़ पर रिडीम हो रहे हैं और 5th ईयर का फैक्टर है 0.567 है तो उसकी वैल्यू आ रही है 1283,100। तो इसमें जो डिफरेंस है 15 लाख के आपने इशू किए हैं माइनस 1283,100 वो है हमारा इक्विटी कॉम्पोनेंट। 15 लाख माइनस 1283,100 इज इक्वल टू 269,100। तो अब आप देखिए इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या बन जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिटेड 15 लाख रुपीज़ पर हमने इशू किए हैं टू 8% कन्वर्टिबल डिबेंचर फाइनेंशियल लाइबिलिटी अकाउंट जैसे 1283,100 बैलेंस आ जाएगा टू इक्विटी अकाउंट 269,100। तो सेकंड आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर 5 ईयर्स। तो उसके लिए हमने एक अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाया है ऑफ लाइबिलिटी शोइंग इंटरेस्ट एक्सपेंस। ईयर्स हैं आपके 21, 22, 22, 23, 24, 5 एंड 6 5 साल आपने शो किए हैं। पहले हमने शो किया लाइबिलिटी कितनी है ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ ईयर, कितना इंटरेस्ट की कॉस्ट है हमारी एट द रेट ऑफ मार्केट रेट 12% और एक्चुअल में कितना आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं विच कैश आउटफ्लो और बैलेंस कितना है लाइबिलिटी एट एंड। बिगिनिंग में देखो आपकी लाइबिलिटी है 1283,100, इसके ऊपर कैलकुलेट कीजिए 12%, वो आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगी 153,972। इसमें से 120 आपने पे कर दिया इंटरेस्ट, बैलेंस लाइबिलिटी आ जाएगी किसी की 1283,100 प्लस 153,972 माइनस 120 इक्वल टू 1317,072। ये बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हमने 12% 158,049 माइनस होगा 120 बैलेंस रहेगा 1355,121। तो ये आपकी लाइबिलिटी है आपकी बिगनिंग ऑफ 3rd ईयर में 1355,121। उसके ऊपर इंटरेस्ट है 12% 162,615 माइनस करके हमने 120 बैलेंस रह गए 1397,736। तो ये आपकी लाइबिलिटी आ जाएगी 4th ईयर के बिगनिंग में 1397,736। उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट कॉस्ट है 167,728। उसमें से आपने पेमेंट करके 1,20,000 बैलेंस रह जाएगा 1445,464। अब आगे आपका लास्ट ईयर बिगिनिंग में बैलेंस है 1445,464। उसके ऊपर अब इंटरेस्ट हम 12% नहीं लेंगे। अब आपने देखो कितना पेमेंट करना है 15 लाख प्लस 1,20,000 का इंटरेस्ट टोटल 16,20,000। डिफरेंस जो है वो आप इंटरेस्ट में डाल दीजिए 174,536 से स्लाइटली राउंडिंग ऑफ हो जाती है। तो फाइनली 5th ईयर के एंड में जब आप लाइबिलिटी पे कर देंगे रिडीम हो जाएंगे डिबेंचर बैलेंस आपका रहेगा नील। अब देखते हैं थर्ड आपको अकाउंटिंग एंट्री करनी है एट द टाइम ऑफ रीपरचेज ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर ऑन 1st April 2024। उस टाइम देखो पहले आप कि बुक वैल्यू कितनी है हमारी लाइबिलिटी की जिसको हम कहते हैं अमोर्टाइज कॉस्ट। तो ये हो गया अब आपका 31st March 24। तो इट मीन्स 23-24 के एंड में हमारी लाइबिलिटी है 1397,736। ये हमारी बुक वैल्यू है। अब आपने कैलकुलेट करनी है इसकी फेयर वैल्यू कितनी है। अभी आपके रिमेनिंग 2 साल रहते हैं तो 2 साल में जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे और प्रिंसिपल उसकी कैलकुलेट कीजिए प्रेजेंट वैल्यू। अब इस टाइम जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो इतनी प्रेजेंट वैल्यू प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेएबल फॉर 2 ईयर्स डिस्काउंटेड 9%। अब मार्केट रेट आपको गया 9%।
तो किसी 1,20,000 इनको ये 2 साल का एन्युटी फैक्टर है 1.759 प्लस 15 लाख आपकी रिडेम्पशन वैल्यू है इनको ये सेकंड ईयर का पीवी फैक्टर है कि 9% 0.84 को किसी को 1474,080। अब आपको मेंशन किया है कि कंपनी कन्वर्टिबल्स को रीपरचेज कर रही है उसके लिए कितना कॉन्सिडरेशन हम पे कर रहे हैं वो रीपरचेज ऑफ सीजी जिसे 15,75,000 हो जाए। उसमें से इतना अमाउंट जो उसकी फेयर वैल्यू है वो हम एलोकेट कर देंगे टू फाइनेंशियल लायबिलिटी, तो वो लेस करके ये 1474,080 बैलेंस रह जाएगा अमाउंट एलोकेटेड टू इक्विटी 10920। तो अब आप देखिए इसकी क्या इंक्रीज होंगी जब आप रीपरचेज कर रहे हैं डिबेंचर, समझो लायबिलिटी पे हो जाएगी। बुक वैल्यू है हमारी 1397,736। सो 8% कन्वर्टिबल डिबेंचर फाइनेंशियल लायबिलिटी को डेबिट हो जाएगी बुक वैल्यू से, और पेमेंट आपने करनी है जो उसकी फेयर वैल्यू है 1474,080। तो बैलेंस आपका डेबिट होएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 76,344 और बैंक में पेमेंट आ गई 1474,080। तो इसी तरीके से देखिए इक्विटी का हमारा कंपोनेंट था 216,900, तो इसको भी आप अब यूटिलाइज कर लीजिए। इक्विटी डेबिट हो जाएगी 216,900। इसके लिए आपने पेमेंट करनी है जो उसकी फेयर वैल्यू है 10920। ये पेमेंट कर ली हमने फॉर रीपरचेज ऑफ डिबेंचर। बैलेंस जो रहेगा वो ट्रांसफर हो जाएगा टू जनरल रिजर्व में जिसे कहा गया अगर इक्विटी अकाउंट विच इज 115,980। नेक्स्ट we have question number second B part. So in this case we have to prepare a cash flow statement of Morgan Limited for the year 2024 to 25। तो इसमें आपको मेंशन किया है ट्रेडिंग प्रॉफिट है, एक्सचेंज गेन हो रहा है, एक आपके फॉरेन करेंसी के पेएबल्स हैं, फॉरेन करेंसी रिसीवेबल्स हैं और एक फॉरेन करेंसी का लोन है। तो लेके शो कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आप शो कीजिए सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। उसमें आ जाएगा आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट हमें दिया है 5 लाख और हमें जो एक्सचेंज गेन दिया है डिफरेंट जो भी फॉरेन करेंसी के कैश फ्लो हैं जिसे कि 11 लाख। इसमें ये टोटल बन जाएगा आपका नेट प्रॉफिट विच इज क्रेडिटेड इन पीएनएल इन करंट ईयर जिसे कि 16 लाख से। अब इसमें आपने एडजस्टमेंट करनी होती है एज इंक्रीज इन डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल लेस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो इसमें आपको दिया है कि जो पेबल्स हैं आपके फॉरेन करेंसी के उसकी पेमेंट कभी आपने नहीं की है इसमें से उससे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे विच इज डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो वो हमने ऐड कर दिया है इंक्रीज इन पेबल्स एट क्लोजिंग रेट। तो 1 लाख है आपके और 72 का क्लोजिंग रेट है तो दिस इज 72 lakhs। So this becomes our 88 lakh this is first item cash flow from operating activities। तो सेकंड आती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, ये कुछ भी नहीं है आपकी जैसे ईमेल। फिर एक आपको दिए है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है और एक आपने सेल की है, सेल हमें रिलाइज होगी है कैश में तो उसमें कोई डेटर्स नहीं है। फिर आपको शो करना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी विच इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स फॉरेन करेंसी में। तो ये भी आपने शो करनी है, ये इन्फ्लो माना जाएगा क्लोजिंग रेट के बेस पर तो जिसकी वैल्यू है 72 lakhs। तो इट मीन्स ये हमारा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नील है। टोटल बन जाएगा आपका नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग करंट ईयर। कितना इनफ्लो हो रहा है हमारा जिसे 160 lakhs। इसमें आप ऐड कर लीजिए ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमें मेंशन किए हैं 5 लाख से। तो दिस बिकम्स क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 165 lakhs। So this is quite simple question on cash flow statement. Next we have question number 3 A part. So this question is related to employee benefits in AS 19. So same type of question we have covered in case scenario 5.9 for which separate playlist is available. You can also see in that one. So in this question we have to discuss what is accounting treatment of defined retirement benefit plan in books of XYZ Limited for the year 2024 to 25। तो आपको डाटा मेंशन किया है तो उसके लिए सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन एंड डिफाइंड बेनिफिट एसेट्स। तो उनका ओपनिंग बैलेंस कितना है, करंट ईयर में कितनी चेंजेज आ रही हैं एंड वट क्लोजिंग बैलेंस है। So first of all, we are given balance at 1st April, this is 2024 for defined benefit obligation, this is 90 lakh and defined benefit asset it is 78 lakhs। फिर आपको दिया है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, उसके बेस पर आपने ऐड करनी है इंटरेस्ट और फाइनेंस कॉस्ट। डीबीओ में कॉस्ट ऐड हो जाएगी एट द रेट ऑफ 6%, जिस 5,40,000
और प्लान एसेस में आपको रिटर्न मिलेगी विच इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न एट द रेट ऑफ 6% ऑफ 78 लाख जो 468,000। फिर आपको मेंशन किया है कि आपने कंट्रीब्यूशन किया है प्लान एसेट्स में, जिसकी कॉल्ड इन्वेस्टमेंट इन प्लान एसेट 10,50,000, तो वो ऐड हो जाएंगी आपकी। फिर आपको मेंशन किया है करंट सर्विस को, जिसे जो एडिशनल प्रोविजन फॉर डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन इन करंट ईयर 9,30,000, ये DBO में ऐड हो जाएगा। और एक है पास्ट सर्विस कॉस्ट, जिसे आल्सो एन एडिशनल प्रोविजन फॉर DBO इन करंट ईयर, जिसे 2,25,000, ये भी आपका ऐड हो जाएगा। फिर आपने कुछ बेनिफिट्स पे किए हैं करंट ईयर में, वो लेस कर लीजिए बेनिफिट्स पेड। बेनिफिट्स पेड का मतलब होता है एसेट्स आपकी सेल हो गई हैं और लाइबिलिटी आपने पे कर ली है, तो दोनों लेस हो जाएंगी 6,30,000 से। फिर आपको मेंशन किया है कुछ रिडंडेंसी हैं, उसके कारण हमारी जो DBO है वो आपने रिड्यूस करनी है 12 लाख से, और उसकी पेमेंट हमने करनी है 11,25,000। तो पेमेंट कैसे करेंगे? एसेट्स को सेल करके, तो ये आपकी लेस हो जाएगी। तो उसमें हमें एक तरीके से गेन हो रहा है 75,000 का, जो PNL में ट्रांसफ़र करेंगे हम। तो इस तरीके से आपका बैलेंस आ गया क्लोजिंग DBO और DBA का 88,65,000 एंड 75,63,000। अब आपको दिया है देखो क्लोजिंग फेयर वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 102 लैक्स एंड 84 लैक्स। तो DBO की फेयर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ये हमारा बन जाएगा एक्चुएरियल लॉस ऑन DBO, और प्लान एसेट्स की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, ये आपका बन जाएगा एक्चुएरियल गेन ऑन DBA 837,000 एंड 1335,000। अब देखते हैं इसको आपने PNL में कैसे प्रेजेंट करने हैं। तो किसी के स्टेटमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर 2024 to 25, तो नंबर 1 आता है कितना अमाउंट हम चार्ज करेंगे PNL में। सबसे पहले आती है इसमें करंट सर्विस कॉस्ट, वो आपको मेंशन किया 9,30,000 की, ये हमारा एक्सपेंस है। फिर है आपकी फाइनेंस कॉस्ट, जो इंटरेस्ट कॉस्ट हमने ली है 5,40,000 की, और ये फाइनेंस इनकम है 468,000 की। तो फाइनेंस कॉस्ट ऐड हो जाएगी, और फाइनेंस कॉस्ट आपकी इनकम है तो हमने लेस कर दी अपने एक्सपेंस में से। फिर आपको मेंशन किया है पास्ट सर्विस कॉस्ट, जिसे 225,000, ये भी आपका एक्सपेंस है, ऐड हो जाएगा PNL में, डेबिट हो रहा है। फिर आपको गेन हो रहा है रिडंडेंसी में 12 लाख माइनस 11,25,000, जिसे 75,000, ये आपने लेस कर देना है अपने एक्सपेंस में से, गेन ऑन रिडंडेंसी। तो जो भी नेट अमाउंट आ रहा है अब आपका ये है नेट एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट 11,52,000, ये PNL में चार्ज हो जाएगी एज एक्सपेंस। फिर आता है आपका जो एक्चुअल गेन या लॉस हो रहा है, उसको हम शो करते हैं PNL में ही एज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसमें जिसे कहा गया अमाउंट चार्ज टू PNL एज OCI होती है आपकी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। इसमें आपका लॉस है एक्चुअल लॉस ऑन DBO 1335,000 का, और फिर आपका एक्चुअल गेन है ऑन DBA जिसे जबर 837,000, तो हमारा नेट लॉस आ रहा है जो OCI में डेबिट हो जाएगा, जिसकी कहा नेट रीमेजरमेंट लॉस 498,000। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 B पार्ट। So this question is related with Ind AS 33 which is regarding अर्निंग पर शेयर। तो इसमें आपको कैलकुलेट करनी है बेसिक EPS एंड डाइल्यूटेड EPS, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको दिए हैं, प्रॉफिट फॉर इक्विटी गिवन, और एक आपको 2 पोटेंशियल शेयर दिए हैं, नंबर 1 इज वारंट्स, सेकंड इज ऑप्शंस टू एम्प्लॉइज। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करने हैं डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। नंबर 1 इज वारंट्स, तो इसका फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ वारंट्स कितने हैं माइनस नंबर ऑफ वारंट्स इनटू एक्सरसाइज प्राइस डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस। तो आपको देखो मेंशन किया है नंबर ऑफ वारंट्स है 2 लाख माइनस 2 लाख इनटू एक्सरसाइज प्राइस है 84, मार्केट प्राइस है शेयर का 140, तो जिसे 2 लाख माइनस 1,20,000, जिसे कमिंग 80,000 आर पोटेंशियल शेयर्स। सेकंड है आपके ऑप्शंस टू एम्प्लॉइज, उसका भी सेम फार्मूला है, नंबर ऑफ ऑप्शंस माइनस नंबर ऑफ ऑप्शंस इनटू एक्सरसाइज प्राइस अपॉन करंट मार्केट प्राइस है। नंबर ऑफ ऑप्शन है इसमें 1,40,000 माइनस 140 इनटू एक्सरसाइज प्राइस है 112, डिवाइडेड बाय करंट प्राइस है जो 140। तो दिस वन इज कमिंग टू बी 140 माइनस 112,000, जिसे 28,000। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं बचेंगे EPS बेसिक एंड डाइल्यूटेड EPS। तो उसके लिए हमने एक टेबल शो किया है, शेयर्स हम शो कर रहे हैं, प्रॉफिट, नंबर ऑफ शेयर एंड EPS है।
सो फर्स्ट वी हैव टेकन इक्विटी शेयर, उनके लिए प्रॉफिट आपको दिया है 91,20,000, नंबर ऑफ शेयर्स हैं 5 लाख। सो बेसिक ईपीएस है जो 91,20,000 अपॉन 5 लाख है रुपीज 18.24। अब आपने उसमें ऐड करने हैं पोटेंशियल शेयर्स, वारंट्स एंड ऑप्शंस। तो जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी में तो आपको कितनी सेविंग होगी इंटरेस्ट या डिविडेंड में। वारंट्स और ऑप्शन दोनों में ही आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है, कोई डिविडेंड पे नहीं करना है, तो इसमें सेविंग आपकी नील है। नंबर ऑफ पोटेंशियल शेयर है 80,000 एंड 28,000 विच वी हैव कैलकुलेटेड। तो वो आप ऐड कर लीजिए नंबर में, प्रॉफिट में नील ऐड हो जाएगा। अब आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 91,20,000। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं आफ्टर पोटेंशियल शेयर जिसे 608,000 है। So now we get EPS which will reduce which is called to diluted EPS. So this is equal to 91,20,000 upon 608,000 is equal to rupees 15 which is our diluted EPS. Next we have question number 4 A part. So this question is related to our Ind AS 23 borrowing costs. तो इसमें आपको मेंशन किया है कंपनी ने डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स इंकर किए हैं क्वालिफाइंग ऐसे विच इज बिल्डिंग, और उसके लिए हमने कुछ बोरोइंग्स अरेंज की हैं। सो वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज फॉर डिफरेंट ईयर्स। तो फर्स्ट लेट अस सी वी आर गिवन क्या है कि आर लिमिटेड शैल बिगिन टू कैपिटलाइज बोरोइंग कॉस्ट ओनली आफ्टर इट हैज ऑब्टेन्ड द जनरल बोरोइंग्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2023। तो 1 जुलाई को हमने मनी बोरो किया है विच इज जनरल बोरोइंग, तो उसी डेट से हम अपनी बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हैं एंड कैपिटलाइजेशन रेट इज गिवन 12% पर एनम। तो हमने टेबल ड्रॉ किया है, डेट है, पर्टिकुलर्स हैं, एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट और कितनी बोरोइंग्स आपकी यूटिलाइज हो रही हैं एंड व्हाट विल बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। तो फर्स्ट ईयर है 22 टू 23, इसमें आपने सबसे पहले एक्सपेंडिचर किया है 1 जनवरी 2023। जनवरी टू मार्च में कितना एक्सपेंडिचर है 10 लैक्स, बट इसमें आपकी अभी कोई बोरोइंग नहीं है क्योंकि हमने मनी बोरो किया है 1 जुलाई 23 से, तो उसमें बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी नील इन दिस केस। फिर आपका नेक्स्ट ईयर 23 टू 24 है, इसमें देखिए ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल 2023 को बैलेंस प्रोग्राम 10 लैक्स है। फिर आपने फर्दर एक्सपेंडिचर किया है क्वालिफाइंग ऐसे 30 जून 2023 एक्सपेंडिचर ही 40 लाख है। बट अप टू दिस अमाउंट अभी आपने कोई मनी बोरो नहीं की है, तो इसलिए कोई बोरोइंग आपकी यूटिलाइज नहीं होगी। यानी कम से 1 जुलाई 2023 जब आपने मनी बोरो की है, अब टू दिस डेट अब आपका टोटल एक्सपेंडिचर बन गया है 10 + 40 50 लैक्स। अब ये अमाउंट हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपना बोरोइंग से। बोरोइंग्स आ गया ये आपकी जो यूटिलाइज हो रही है 50 लैक्स से। फिर आपने एक्सपेंडिचर किया है इसी साल में 31 मार्च को, जब ईयर एंड हो गया है, लेकिन उसमें बोरोइंग यूज नहीं होगी आपकी, एक्सपेंडिचर इज 30 लैक्स। सो बोरोइंग यूटिलाइज फॉर दिस ईयर इज नील। तो इसमें जो 50 लाख की बोरोइंग आपने यूज की है फ्रॉम 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा वो आपकी बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी। सो ऑन दिस 50 लाख इंटरेस्ट इज 12% फॉर आपके मंथ्स बन रहे हैं जुलाई से मार्च 9 मंथ्स इंटू 9/12। सो दिस कम्स टू बी 4,50,000 दिस इज बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज फॉर द ईयर 23 टू 24। नेक्स्ट आते हैं ईयर 24 टू 25 में। तो आप देखिए 1 अप्रैल 24 में बैलेंस ब्रोकडाउन आपका एक्सपेंडिचर है 50 और प्लस जो 31 मार्च को गया 80 लैक्स का, तो उसके लिए आपकी बोरोइंग यूटिलाइज हो जाएगी 80 लैक्स की। अब आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है 30 जून 24 में, कुछ मीन्स 30 जून 24 को फर्दर एक्सपेंडिचर किया आपने 20 लैक्स का। कुछ मीन्स अब ये को क्लोजिंग डेट आ गई आपकी, जब आपकी एसेट रेडी हो गई है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसमें हम कह सकते हैं कि कोई बोरोइंग यूज नहीं होगी आपकी, सिर्फ 80 लैक्स में यूज हो रही है। बोरोइंग यूज भी होगी तो उसका जो इंटरेस्ट बनेगा वो फर्दर फ्यूचर पीरियड का बनेगा, जो कैपिटलाइज नहीं कर सकते हैं हम बिकॉज ऐसे कीजिए कंस्ट्रक्टेड। तो उस 80 लैक्स पर आप बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज कीजिए फ्रॉम अप्रैल टू जून विच इज फॉर 3 मंथ्स। सो 80 लैक्स इंटू 12% इंटू 3/12 दिस इज 2,40,000। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं एज ऑन 30 जून 2024 टोटल आपका एक्सपेंडिचर कितना है ऑन क्वालिफाइंग एसेट। ये बन गया देखो 80 + 20 100 लैक्स। ऐड करके बोरोइंग कॉस्ट जो आपने कैपिटलाइज करनी है, पहले हमने कैपिटलाइज की 23 से 24 में 450, फिर हमने की 2,40,000। ये दोनों ऐड हो जाएंगी 450 + 240 दिस इज 6,90,000। So in this way we get a total cost of building capitalized in books as on 30 June 2024
106,90,000. Next we have question number 4 के B part. So this question is related with Ind AS 21 foreign exchange. So in this case we have to prepare books of GRAPE Limited for the year 2024 to 25. So it is given that GRAPE Limited on 1st April 2024 has taken a foreign currency loan of $30,000. And at that time exchange rate was rupees 74. So what is the amount of loan in Indian currency, which is our functional currency rupees? It is 30,000 into 74 is equal to 22,20,000. And further it is given that interest on foreign currency loan is paid during the year. This is $2,400 and this is paid at the end of the year. And when exchange rate was 78, so its cost is rupees 187,200 in functional currency, which is rupees. And further it is given that if similar loan is taken in functional currency, which is Indian rupee, then the rate of interest would have been 11%. So we can calculate what will be interest cost if loan is taken in functional currency rupees. Then original amount of loan was 22,20,000 into कर दिया 11%. This is 244,200. So now you can see what is excess interest in our functional currency. So excess interest in rupees, this is 244,200 minus 187,200. This is 57,000. And further at the end of year loan is outstanding, so there is exchange difference 78 minus 74 on exchange our loss. So which is exchange loss on foreign currency loan is $30,000 into 78 minus 74 is equal to rupees 1,20,000. And out of this exchange loss, so some amount which is excess interest in functional currency, so that will be transferred to interest cost. So therefore I have written out of exchange loss an amount of 57,000 shall be considered as borrowing cost, which is called interest cost, and only balance will be taken as exchange loss. अब अपने अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है. नंबर 1 इज देयर आस्किंग व्हाट इज अकाउंटिंग एंट्री व्हेन लोन इज टेकन. So entry is simple: bank account debited to foreign currency loan account, or you can also write financial liability account. Amount of loan है आपका 22,20,000. So this is 22,20,000 डेबिट एंड क्रेडिट. तो सेकंड आपको कैलकुलेट करना है बच्चे इंटरेस्ट कोस्ट फॉर द ईयर. तो पहले आप देखिए आपने जो इंटरेस्ट पे किया है, इंटरेस्ट और फाइनेंस कॉस्ट टू बैंक, ये आपने पेमेंट किया है 187,200 की. फिर आपने फॉरेन करेंसी का जो लोन है उसको रिवैल्यू करना है, उसमें एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है टू फॉरेन करेंसी लोन जिस बार अगर 1,20,000. जब आप लोन को रिवैल्यू कर रहे हैं, लोन आपका इंक्रीज हो रहा है, सो एक्सचेंज डिफरेंस डेबिट हो रहा है, लोन आपकी लाइबिलिटी क्रेडिट हो रही है. अब इसमें से आपने जो एक्सचेंज डिफरेंस है तो कुछ अमाउंट आपने इंटरेस्ट में ट्रांसफ़र करना है. देखिए 57,000 तो एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट और फाइनेंस कॉस्ट टू एक्सचेंज डिफरेंस, और जो बैलेंस रह जाएगा एक्सचेंज डिफरेंस ये आपका एक्सचेंज लॉस माना जाएगा. तो उसमें से इंटरेस्ट है 57,000, एक्सचेंज लॉस है 63,000. तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल फाइनेंस कॉस्ट फॉर द ईयर 2024 टू 25. एक्चुअल इंटरेस्ट जो आपने पे किया है 187,200 प्लस 57,000 जो एक्सचेंज लॉस में से ट्रांसफ़र करना है अपने, तो टोटल बन जाएगा 244,200 विच इज इक्वल टू इंटरेस्ट कॉस्ट इन अवर फंक्शनल करेंसी विच इज रुपी लोन. फिर आपको कैलकुलेट करना है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लोन अकाउंट एज ऑन 31 मार्च. तो सिंपल है, $30,000 का लोन है, रेट है आपका 78, दिस इज 23,40,000. एंड वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज एक्सचेंज लॉस फॉर द ईयर 24 to 25 विच इज 63,000. तो बैलेंस रह गया आपका, so this will be rupees 63,000. So next we have question number 5 A part. So this question is related with Ind AS 115 and this is revenue and profit is our variable consideration. So similar type of question was appeared in CA May 2023 which we have already discussed in our class. So in this case we have to prepare books of Shivank Limited and it is given that Shivank Limited has received a contract to construct an asset for a consideration of rupees 120 lakhs and it will also receive performance bonus if asset is completed within 30 months. And we have to determine how much revenue to be recognized for the year 23-24 and 24-25.
In the next year, some conditions are changed. So let us see for financial year 23 to 24. So performance bonus is not considered in transaction price because there is a high probability of reversal of revenue and completion of asset is subject to factors outside the company's influence. So therefore, in this year, how much revenue from contract will be recognized? Total price is given 120 lakhs and there is completion probability given 60%. So 60% contract has been completed, so revenue will be 120 lakhs into 60%, 72 lakhs. It means what are contract costs incurred, and this 60% completion is based on the basis of expenses incurred. So estimated contract cost is 71 lakhs, so we will recognize 60%. This is 42 lakhs 60,000. It means profit for the year 23 to 24 will be 29 lakh 40,000, which is revenue minus costs. Then we have financial year 24 to 25. अब आपको मेंशन किया है नेक्स्ट ईयर में एज ऑन 30 अप्रैल 2024 इट इज हाईली प्रोबेबल दैट बोनस विल बी अचीव्ड। अब उन्होंने कुछ टाइम एक्सटेंड कर दिया है, बोनस अचीव हो जाएगा। फर्दर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस और जो कॉस्ट का एस्टिमेशन है वो भी हमने रिवाइज कर दिया है। So let us see what will be now total expected consideration after modification. आपका ओरिजिनल प्राइस था 120 लैक्स, बोनस है 35 लैक्स प्लस इंक्रीज हो गया प्राइस 15 लैक्स 50,000. So total expected consideration is now 170 lakhs 50,000. Similarly, we have to calculate total expected cost to complete the construction of asset. प्राइसिंग आपका एस्टिमेट था 71 लाख प्लस हमारा इंक्रीज हो गया 7,60,000. सो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट थी 78,60,000. अब इसमें से देखिए आपने एक्चुअल कॉस्ट इनकर की है 60%, विच इज 52,60,000. अब इसके बेस पर आप रिवाइज कीजिए, कैलकुलेट कीजिए कितने परसेंट को कंप्लीशन है आपकी. परसेंट को कंप्लीशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज 42,60,000 डिवाइडेड बाय 78,60,000 into 100 on the basis of revised estimate of cost, जिस इज कमिंग 54.2%. तो ये मैंने राउंड ऑफ कर दिया. क्विक मीन्स अब आपका जो उन्होंने पूछा है एडिशनल रेवेन्यू आपने कितना एडजस्ट करना है, रिकॉग्नाइज करना है इस ईयर में, देखो कैचअप एडजस्टमेंट. So we can calculate additional revenue to be recognized as catch-up adjustment is. अब जो नया रेवेन्यू है आपके पास जिसे 170,50,000 उसका कीजिए 54.2% जो कंप्लीशन है माइनस 72 लाख का रेवेन्यू हम ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं प्रीवियस ईयर में, वो माइनस कर दीजिए. तो जिसे कमिंग 92,41,100 माइनस 72 लाख इज इक्वल टू ₹20,41,100. तो इट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 23 से 24 में आपने प्रॉफिट रिकॉग्नाइज किया 29,40,000 और नेक्स्ट ईयर है अब आपका 24 से 25 में हम एडिशनल रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे 20,41,100 ऑन डेट ऑफ मोडिफिकेशन. तो नेक्स्ट भी है क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट. सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इंड AS 101. सो वी हैव टू प्रिपेयर बुक्स ऑफ BK लिमिटेड. So we are asking treatment of some items. Number 1 item is related to property, plant and equipment. So in this case our answer will be land held for capital application purpose qualifies as investment property and such investment property should be reclassified from PPE to investment property and presented separately in our balance sheet. So as the company has adopted previous GAAP carrying values as deemed cost, so all items of PPE and investment property should be carried at its previous GAAP values. The past capitalized exchange difference requires no adjustment in this case. So second is relative investment in subsidiary. अब फर्स्ट टाइम adopter may elect not to apply in AS 103 with retrospective effect that occurred prior to the date of transition to Ind AS. So hence the company can continue to carrying a goodwill in its books of accounts as per previous GAAP. So third is related with our loan. So as per Ind AS 101, if it is impracticable for an entity to apply retrospectively the effective interest rate method as per Ind AS 109, so then the fair value of the financial liability means loan at the date of transition shall be the new amortized cost of that financial liability at the date of transition to Ind AS.
इट मीन जो फेयर वैल्यू है वही आपकी डीम्ड अमोर्टाइज कॉस्ट मानी जाएगी. So hence rupee 5 lakh will be the gross carrying amount of loan, and difference rupee 1 lakh, which is 5 lakh minus 4 lakh, would be adjusted, means debited to retained earnings. So next we have question number 5 to C part. So this question is related with Ind AS 1. We have to explain material and exceptional items. So as per Ind AS 1, it requires that when items of income and expenses are material, an entity shall disclose their nature and amount separately. The information is material if omitting, misstating or obscuring it would influence decisions of primary users of general purpose financial statements. Exceptional items are those items which meet the test of materiality, size and nature, and the test of incidence. It means जो मटेरियल आइटम्स हैं उनका बेसिस ऑफ देयर साइज एंड नेचर दे कैन बिकम एक्सेप्शनल आइटम्स है. So following are some examples of exceptional items. Number 1 is write down of inventory to its net realizable value, which is called NRV. Valuation of property, plant, equipment PPE to its recoverable amount. Disposals of items of PPE or investment. Discontinued operations as well as litigation settlements. Next we have question number 6, A part. So this question is from our topic of accounting and technology. तो इसमें आपको दो सिनेरियोज मेंशन किए हैं और आपको मेंशन करना है कि विच अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी इज एप्रोप्रिएट फॉर ईच सिनेरियो. तो नंबर 1 सिनेरियो है आपका कोयल लिमिटेड है सब्सिडरीज एंड एसोसिएट्स एंड इट है इट इज प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड देयर इज इंडिपेंडेंट डाटा. So which technology is preferred in this case? That is robotic process automation (RPA). तो second scenario आपको दिया है गोहाम लिमिटेड deals with high profile people. So in this case, which technology is appropriate? This is blockchain technology. So next we have question number 6, B part. So this question is related with impairment of asset. So we have to prepare books on Nancy Limited for financial year 24 to 25. इस क्वेश्चन में आपको देखो डाटा मेंशन किया है कैरिंग वैल्यू मशीन ऑन 31 मार्च 2025 68,20,000. अमाउंट्स आपके रुपीज़ में हैं. रिवैल्यूएशन सरप्लस है, इसमें एसेट को आपने रिवैल्यू किया था पहले, उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस है 3,80,000. एंड नेट रिलाइजेबल वैल्यू विच इज आल्सो नेट सेल वैल्यू ऑफ मशीन एट 31 मार्च 2025 आपको मेंशन की है. सेल प्राइस है 60 लाख था, उसमें एक्सपेंसिव होंगे 1150. तो नेट प्राइस है आपका 48,50,000. अब आपको कैलकुलेट करनी है वैल्यू इन यूज ऑफ दिस मशीन विच इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लो विच आर डिस्काउंट लिया 10%. आपको फ्यूचर के 5 ईयर्स दिए हैं, कैश फ्लो समय दिए हैं, पीवी फैक्टर दिया है. तो 25-26 में कैश फ्लो है 24,70,000, पीवी फैक्टर 0.909, उससे मल्टीप्लाई कीजिए. सेकंड ईयर है आपका 18,60,000 इंटू 0.826, देन 16,30,000 इंटू 0.751, 10,10,000 इंटू 0.683, 1,50,000 इंटू 0.621. इन सबका करके मल्टीप्लाई करके टोटल जिसे टोटल प्राइस वैल्यू विच इज कॉल्ड वैल्यू इन यूज जिसे कमी 62,23,400. अब आपको कैलकुलेट करना है रिकवरेबल अमाउंट ऑफ मशीन विच इज हायर ऑफ जिस नेट सेल वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज. नेट सेल वैल्यू है 4050, वैल्यू इन यूज है आपकी 62,23,400. सो हायर इज 62,23,400. तो दिस इज लेस देन अवर बुक वैल्यू. सो इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा कैरिंग अमाउंट 68,20,000 माइनस 62,23,400 596,600. तो इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री क्या होगी? को पहले हम रिवैल्यूएशन सरप्लस यूटिलाइज करेंगे विच इज पार्ट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम OCI 3,80,000. टोटल इम्पेयरमेंट लॉस है आपका, तो उससे एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी टू PPE 596,600. जो डिफरेंस है वो P&L में डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में 216,600. अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आस्किंग व्हाट विल बी रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन फॉर फ्यूचर ईयर्स. तो एसेट की वैल्यू है बुक्स में 6820, उसमें से लेस करके हमने इम्पेयरमेंट लॉस 596,600 उसको डिवाइड करके रिमेनिंग लाइफ है आपकी 5 ईयर्स से. तो जिसे कमिंग 62,23,400 डिवाइडेड 5. तो फ्यूचर में आपकी डेप्रिसिएशन मिलेगी 12,44,680 पर एनम फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स.
Next we have question number 6 to C part. So this question is related with English 8. Mainly we have to discuss a treatment of errors. So there are two issues. So let us see issue number 1. So in this case, the reclassification of liability from non-current liability to current liability would be considered as a correction of an error under Ind AS 8. So hence in financial statements for the year ended 31st March 2025, the comparative accounts as at 31st March 2024 would be restated to reflect the correct classification. तो इसमें जो अब आप करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो प्रीवियस ईयर की जो कंपैरेटिव पोजीशन है उसको भी हम करेक्ट करेंगे. फर्दर गामा लिमिटेड शुड बी प्रेजेंट ए थर्ड बैलेंस शीट एज एट द बिगिनिंग ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड. सो दैट इज एट 1 अप्रैल 2023. तो थर्ड बैलेंस शीट भी आपने करेक्ट क्लासिफिकेशन के साथ शो करनी है. तो सेकंड इशू है अब आपका the reclassification of expenses from finance cost to other expenses would be considered as a correction of an error under Ind AS 8. तो ये भी आपकी correction मानी जाएगी. So hence in financial statement for the year ending 31st March 2025, comparative amounts as at 31st March 2024 would be restated to reflect the correct classification. So however, retrospective restatement of items in P&L has no effect on the information in the balance sheet at the beginning of the preceding period, that is 1st April 2023. तो P&L में जब आपके आइटम चेंज होंगे उसका बैलेंस शीट में कोई इफेक्ट नहीं होगा. So therefore entity not required to present a third balance sheet in this case.